हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरुण है एंड वेलकम टू नीट बॉडी। आज के इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द डायग्राम्स ऑफ body fluid and circulation. This is the second chapter of human physiology. We have already done the first chapter, that is breathing and exchange of gases. Along with the diagrams, मैं वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा इन द पिन्ड कमेंट। वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है विच आई प्रिपेयर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज ऑफ नीट दैट हेल्प मी टू क्रैक AFMC। आप लोग भी अगर उस नोट के थ्रू जाएंगे तो यू विल श्योरली फाइंड देम हेल्पफुल. So without wasting much time, let's get started. Now we know how is blood formed. Blood is formed of first a fluid matrix. Fluid matrix के साथ प्लाज्मा है ना. प्लाज्मा के साथ हमारे पास formed elements है. ठीक है, इन तीन चीज़ों से हमारा ब्लड बना हुआ है. ठीक है, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स पता है जिसमें आपका ब्लड के सारे कंपोनेंट होंगे. नाउ फर्स्ट स्टार्ट विथ प्लाज्मा. कितना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड का प्लाज्मा? 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, रिमेनिंग 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली जितने भी हमारे सेल्स होंगे ब्लड में वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. तो 55% क्या है? प्लाज्मा है. 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. अब इस 55% में भी जो आपका 92% है प्लाज्मा का, दैट इज व्हाट? इट इज वाटर. एंड रिमेनिंग 8% क्या है? दैट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो आपके ब्लड में घूम रहे हैं. ठीक है, अब प्रोटीन्स में भी 3 मेजर प्रोटीन्स है. ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आपको याद करना है. नोट्स में मैंने ऐसे ही बना रखा है, आपको मिल जाएगा, वो आप समझ जाओगे सिंपली. तो प्रोटीन्स 3 मेजर क्या क्या है? एक हमारे पास है फाइब्रोजेन, फिब्रिनोजेन. दूसरा हमारा है ग्लोब्यूलिन्स एंड तीसरा हमारा है एल्ब्यूमिन्स. ठीक है, अब आपको इनका फंक्शन भी पता होना चाहिए. मैं कुछ बाहर से नहीं बता रहे, सब NCERT में मेंशन्ड है. फाइब्रिनोजन का रोल क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में रोल है. ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्लड गेटिंग क्लॉट. कैसे? फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग वाले सेक्शन में आपको पता चलेगा. फाइब्रिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड एंड फॉर्म्स व्हाट? फिब्रिन. और फिब्रिन क्या बनाता है? एक मेश बनाता है. ऐसे मेश बनाता है जिसमें सारे के सारे सेल कॉम्पोनेंट आके अटक जाते हैं, और अटकने के बाद यहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है. ठीक है, तो जो मेश बनाया वो फिब्रिन ने बनाया, और फिब्रिन का प्रिकर्सर यानी फिब्रिन से पहले ब्लड में किस फॉर्म में घूम रहा है फिब्रिन? फिब्रिनोजेन. ठीक है, ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है? ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है डिफेंस. बॉडी में बाहर से कुछ भी आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन्स. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप से ग्लोब्यूलिन होता है. आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgA, IgM, है ना, IgE. ये सब क्या है? ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है. IgG, दीज आर व्हाट? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. जो स्मॉल जी लिखा है दैट इज ग्लोब्यूलिन, तो वो भी एक टाइप का प्रोटीन है. फाइनली वी हैव एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या बनाता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है ब्लड में. ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब कि कितना पानी रहेगा, कितना प्रोटीन रहेगा, कितना आयरन रहेगा हमारे ब्लड में, वो सब कौन देख रहा है? वो एल्ब्यूमिन देख रहा है. ठीक है, तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है प्लाज्मा में, और 8% ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, रिमेनिंग 92% इज वाटर. ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सीरम क्या होता है. व्हाट इज सीरम? सीरम इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब समझो, ये फिब्रिनोजेन क्या है? एक प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है. तो हम क्लॉटिंग फैक्टर से किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप ब्लड कोएगुलेशन पढ़ोगे, देयर आर टोटल ऑफ 13 फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मेश एंड ब्लड क्लॉट. करेक्ट. सो अगर सीरम में से इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप हटा दो तो वी गेट, अगर प्लाज्मा में से इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप हटा दो तो वी गेट आर सीरम. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट प्लाज्मा. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. नाउ वी नो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि जो भी सेल्स है ब्लड में वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. नाउ सेल्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या है? एक है RBC, द फर्स्ट वन. क्या है ये? RBC है. उसके बाद क्या है? WBC. अच्छा, RBC का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स. इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स. ERYTHRO, एरिथ्रोसाइट्स.
ठीक है। WBC का दूसरा नाम क्या है? WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और फाइनली थर्ड टाइप के सेल्स क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो जो फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है क्या है? ये RBC है। जो सेकंड डायग्राम में स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंटेड दिखाया गया है, ये क्या है? प्लेटलेट्स है ना। और बचे हुए जो दिखाए गए ये अलग अलग टाइप के आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा WBC है, कौन सा RBC है, कौन से प्लेटलेट्स है, और ल्यूकोसाइट्स में भी अलग अलग जो टाइप के 6 ल्यूकोसाइट्स बनाए हुए वो क्या क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स मूव टू RBC। मेजर पॉइंट बताऊंगा आपको RBC के बारे में। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। सबसे पहले क्या है? काउंट आपको पता होना चाहिए। तो काउंट क्या है RBC का? 5 to 5.5 मिलियन, मतलब 10⁻⁶ पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। आपको यूनिट हमेशा याद रखना है। क्या बोला? पर क्यूबिक मिलीमीटर काउंट है ये। अगर हम शेप की बात करें RBC का, तो शेप कैसा होता है इसका? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव मतलब एक तरफ ऐसे कॉनकेव है, दूसरी तरफ ऐसे कॉनकेव है। सो ये क्या है? एक बाई कॉनकेव शेप है, ठीक है। RBC एक बाई कॉनकेव शेप का होता है। बनता कहाँ पे है? बनता ये है बोन मैरो में, ठीक है। अगर कौन सा बोन मैरो पूछा तो रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका, इट लैक्स न्यूक्लियस। ये याद रखना कि RBC डजेंट हैव न्यूक्लियस। वाई सो? टू कैरी मोर ऑक्सीजन, ठीक है, टू कैरी मोर ऑक्सीजन। अगर न्यूक्लियस होगा तो स्पेस लेगा, तो स्पेस हटा के वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो कैरी करते हैं, ठीक है। और फाइनली ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? डिस्ट्रॉय, पहले डिस्ट्रॉय कितने दिन के बाद होता है? ये 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं। दैट इज़ द लाइफ स्पैन या ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ RBC। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं ये? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको RBC के बारे में याद रखनी है। डायग्राम से पता चल रहा है क्या है ये? एक रेड कलर्ड छोटा सा गोला बनाया हुआ होगा। काउंट क्या है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोन मैरो से स्टार्ट होते हैं, बट जो प्लेटलेट्स फाइनली आते हैं दे आर एक्चुअली सेल फ्रैगमेंट्स। सेल फ्रैगमेंट्स मतलब एक बड़ा सा सेल होता है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट बड़ा सा सेल होता है ये। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स बनाता है, मतलब टूट जाता है छोटे छोटे सेल्स में। तो जो इंडिविजुअल छोटे छोटे सेल्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। सो बेसिकली प्लेटलेट्स आर नथिंग बट सेल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। काउंट क्या होता है इसका? सबका काउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RBC का काउंट इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट का काउंट इंपॉर्टेंट है, WBC का काउंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको काउंट याद रखना है। तो प्लेटलेट का क्या काउंट है? हाउ मच प्लेटलेट्स आर देयर? 1,50,000 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। याद रखना सारे के सारा का कॉमन यूनिट क्या है? पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काउंट आपको याद रखना है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? 1.5 या 1,50,000 टू 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बड़ा सा डायग्राम देख रहे हो ना आप, अलग अलग टाइप के, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर डायग्राम। जो 6 अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये सब है क्या? ये अलग अलग सेल्स हमारे हैं ल्यूकोसाइट्स, करेक्ट। अब ल्यूकोसाइट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? या तो वो हो सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, या वो हो सकते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स या ए ग्रैन्युलोसाइट्स। नाउ दिस क्लासिफिकेशन इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अगर सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे ग्रैन्युलोसाइट बोलेंगे। अगर सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है आपका? ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है आपका न्यूट्रोफिल,
ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार भी बना दूंगा मैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या आता है इओसिनोफिल्स, और आपको ऐसे चार्ट बना के कहीं नहीं मिलेगा, तो आप जैसे जैसे डायग्राम पढ़ रहे हो यहाँ पे साथ ही साथ में चार्ट्स बनाइए। इओसिनोफिल के अलावा और क्या आता है, बेसोफिल्स, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। अभी बताऊंगा कि कितना परसेंटेज ल्यूकोसाइट का ये होता है और क्या फंक्शन होता है इनका। तो ए ग्रैन्युलोसाइट में आ जाओ। ए ग्रैन्युलोसाइट में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम्स। जो सबसे पहला डायग्राम दिख रहा है वो क्या है आपका, इओसिनोफिल, ठीक है। इओसिनोफिल की खास चीज़ क्या है, डायग्राम में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, हेडफोन जैसा लग रहा है, करेक्ट। तो हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस किस में होता है, इओसिनोफिल में होता है। अब ये डॉट 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 दिख रहे हैं, क्या है ये, ग्रैन्यूल्स है। तो इओसिनोफिल क्या हो गया, ग्रैन्युलोसाइट हो गया, जैसा क्लासिफिकेशन में बताया मैंने आपको। सेकेंड डायग्राम किसका है, सेकेंड डायग्राम है हमारा बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल छोटा सा ये पर्पलिश सेल होता है, इट इज़ हमेशा पर्पलिश, ठीक है। तो ये इसमें जो छोटे 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 ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारा ग्रैन्युलोसाइट है, बेसोफिल। थर्ड डायग्राम में आ जाओ, थर्ड डायग्राम इज ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल में याद रखना कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इट ऑलवेज हैज़ मल्टी लॉक्यूलेटेड न्यूक्लियस, देखो 1 लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल, 4 लॉक्यूल, 5 लॉक्यूल, ठीक है। सो इट ऑलवेज हैज़ अ मल्टी लॉक्यूलेटेड न्यूक्लियस। अब इसमें दिखाया नहीं है मैंने डायग्राम बनाते समय, लेकिन इसमें भी डॉट 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 होंगे, ठीक है। रिलेटिवली लेस देन बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, बट इसमें भी ये डॉट्स प्रेजेंट होंगे, ये डॉट्स मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो अगेन वो क्या है, न्यूट्रोफिल एक ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग 3 सेल्स। रिमेनिंग 3 सेल्स में से लास्ट के 2 सेल्स जो ठीक ठाक साइज के हैं वो क्या है, हमारे लिम्फोसाइट्स है, एक टी एक बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये जो बड़ा सा सेल दिख रहा है ये क्या है, ये मोनोसाइट है, ठीक है। अब आपको इन डायग्राम्स को तो मैंने बता दिया आइडेंटिफाई कैसे करना है। मोनोसाइट्स हमेशा सबसे बड़े होंगे साइज में कंपैरेटिवली, उसके बाद न्यूट्रोफिल साइज में आएंगे, ठीक है। इओसिनोफिल कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस है। न्यूट्रोफिल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मल्टी लॉक्यूलेटेड न्यूक्लियस है। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, न्यूट्रोफिल में लॉक्यूल्स आर अप टिल 5, मतलब 2 से 5 तक का लॉक्यूल होगा, कभी भी मोर देन 5 नहीं होगा और लेस देन 2 नहीं होगा, ठीक है। बेसोफिल छोटा सा सेल होता है, लेकिन ये हमेशा पर्पल या ब्लूइश डायग्राम में दिखाया जाएगा और बहुत डेंसली ये ग्रैन्युलेटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद लिम्फोसाइट्स आते हैं जो आपके नॉर्मल सेल्स जैसे दिखने चाहिए वैसे लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब फंक्शन देखो। फंक्शन में न्यूट्रोफिल का क्या फंक्शन है, न्यूट्रोफिल का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब अगर बाहर से कोई भी फॉरेन चीज़ आ रही है तो उसको वो खा के डाइजेस्ट कर लेगा, जैसे अमीबा करता है ना, सिमिलर टू अमीबा का फूड डाइजेशन। इसीलिए न्यूट्रोफिल का मूवमेंट कैसा होता है, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट होता है न्यूट्रोफिल का। फैगोसाइटोसिस में जैसे ये एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो न्यूट्रोफिल इसको जाएगा और दोनों साइड से अपना हाथ डाल के कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो अभी ये जो न्यूट्रोफिल था वो इसको अंदर ले लेगा, है ना, अंदर लेके लाइजोसोम होता है उसके साथ, उसको डाइजेस्ट कर लेगा और न्यूट्रोफिल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर से जो चीज़ भी आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना न्यूट्रोफिल का काम है। सेम इज फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल से वो भी क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। सो बेसिकली खाने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और सेल को अगर पूछा विच टाइप ऑफ सेल इट इज, तो इट इज़ अ फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ग्रैन्युलोसाइट, क्या है, इओसिनोफिल। क्या फंक्शन है इओसिनोफिल का, इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस। अगर बोला कि अ पर्सन इज एस्थमेटिक, ठीक है, अ पर्सन इज एस्थमेटिक, विच ऑफ द सेल्स इन द ब्लड विल बी एलिवेटेड, विच सेल इन ब्लड इज एलिवेटेड, ठीक है। अगर ये बोला गया तो याद रखना हमेशा इओसिनोफिल इज एलिवेटेड, ठीक है, क्योंकि एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन टू सम पोलन और डस्ट और वॉट एवर इज देयर इन द एयर, दैट इज एस्थमा। तो विच सेल इज एलिवेटेड इन एस्थमा और एलर्जिक रिएक्शन, इओसिनोफिल। अगर किसने बोला बी बाइट है, बी स्टिंग है, तो बी स्टिंग में भी विच सेल विल बी एलिवेटेड,
ईओसिनोफिल। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स, ठीक है। नाउ बेसोफिल याद रखना स्टोर्स हिस्टामीन। हिस्टामीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल, उसके अलावा इट हैज़ अदर केमिकल्स एज वेल लाइक सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। तो याद रखना, लेकिन अगर इसने बोला विच ऑफ दीज सेल्स हैव हिस्टामीन तो इट इज़ बेसोफिल। ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। एलर्जिक रिएक्शन का सेल कौन सा है? ईओसिनोफिल। हिस्टामीन किस में इंक्रीज होता है या हिस्टामीन किससे रिलीज होता है? तो याद रखना बेसोफिल सेल से रिलीज होता है। लिम्फोसाइट्स का क्या है? लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आपको पता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एचआईवी में कौन से लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन सा वाला स्पेसिफिकली कम होता है एचआईवी में? टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। अगर आप अभी अभी 11th का एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे हो और 12th आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो अभी आपके लिए बस याद रखना है कि टी हेल्पर सेल्स किस में कम हो जाते हैं? एचआईवी में। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो एचआईवी एक बहुत ही डेंजरस वायरस होता है, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इट गोज एंड अटैक्स विच सेल? टी हेल्पर सेल्स। अब टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ह्यूमन की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज योर कंप्लीट डायग्राम। अच्छा, एक चीज़ रह गया, परसेंटेज बताना, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट काउंट याद रखना, कितना होता है नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट? 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर cube. Now this is TLC. What is TLC? Total leukocyte count. Total leukocyte count. मतलब ये कि जो 5 टाइप के अलग अलग सेल्स बताए मैंने आपको, सबको मिला के कितना ल्यूकोसाइट होगा? 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। लेकिन अगर स्पेसिफिक की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। दैट इज़ योर, लेट्स चेंज द कलर ताकि आपको अच्छे से दिखे। न्यूट्रोफिल क्या है? 60 टू 65% ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है, इज न्यूट्रोफिल। ईओसिनोफिल ये याद रखना आपको पूछते हैं, 2 to 3% इज ईओसिनोफिल। देन बेसोफिल इज 0.5 to 1%. देन लिम्फोसाइट इज 20 to 25%. देन मोनोसाइट इज 6 to 8%, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज में आपको बताया 60%, 20%, 3%, 6%, 1%, इसको क्या बोलते हैं हम? डीएलसी, ठीक है। डीएलसी क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हो, तो उसमें हमेशा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जब आप सीबीसी बोलते हो, सीबीसी क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये आपके आरबीसी का काउंट बताएगा सबसे पहले, उसके बाद टीएलसी बताएगा, फिर डीएलसी बताएगा। तो अगर आप कभी भी बाहर कोई टेस्ट कराओगे तो हमेशा ये रिपोर्ट जब भी आप देखोगे, अगर आपकी फैमिली में किसी और ने कराया तो उनका रिपोर्ट भी आप देख सकते हो कि उसमें क्या सीबीसी लिखा होता है। टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर ने सीबीसी लिखा होगा और रिपोर्ट में जो आएगा, रिपोर्ट में उसमें आरबीसी, टीएलसी, डीएलसी लिखा होता है। तो आरबीसी काउंट आपको पता है कितना? 5 to 5.5 मिलियन होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। टीएलसी अभी आपको बताया कितना होता है? 6000 टू 8000। और डीएलसी आपको परसेंटेज वाइज मैंने बता दिया, ठीक है। सो दैट इज योर कंप्लीट फर्स्ट डायग्राम। आई होप दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एज वी कॉल इट सेल्स ऑफ द blood. Now let's move to the second diagram of this chapter, that is your section of human heart. Human heart is a very beautiful organ. It is complicated but it is organized. Complicated in the sense it takes care of entire blood of the body. मतलब बॉडी में जितना भी ब्लड है सब हार्ट से ही होके जाएगा, हार्ट ही पंप करेगा, हार्ट में ही वापस आएगा, ठीक है। लेकिन इट इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन मतलब अब ह्यूमन बॉडी में जब सबसे पहले हम एम्ब्रियो फेज में होते हैं, एम्ब्रियो मतलब हम एक सिंगल सेल से, आपको पता है कि हम बनते कैसे हैं? हम जाइगोट से बनते हैं, है ना। जाइगोट से हम एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से फिर पूरा का पूरा बेबी बनता है। अब एम्ब्रियो से बेबी बनने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऑब्वियसली एक सेल से अगर आपको इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाना है तो कहीं तो डिफ्रेंसिएशन होना है, मतलब कहीं से तो कोई सेल्स निकल के आने जिसने अलग अलग चीज़ें बनानी है। तो जो एम्ब्रियो होता है हमारे पास, वो जब फीटस बना रहा होता है तो उसके पास ऑर्गन्स बनाने के लिए डिवीजन कर देता है 3 लेयर्स में, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है? एक्टोडर्म, ये सेल्स का डिवीजन बोल रहे हैं। बीच वाला लेयर क्या होता है? मीजोडर्म,
ठीक है। और सबसे अंदर वाला लेयर क्या होता है, एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे, मीजोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे, एंडोडर्म कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे। अब कहीं पे भी अगर बुक में लिखा है एक्टोडर्मल ओरिजिन, मतलब ये जो बाहर वाला सेल लेयर था उससे वो निकल के आया है, दैट इज एक्टोडर्मल। अब किसने बोला मीजोडर्मल, तो जो बीच वाला सेल लेयर है उससे वो ओरिजिनेट होके आया, दैट इज मीजोडर्मल। और अगर किसने बोला एंडोडर्मल, मतलब जो अंदर वाला लेयर है उससे ओरिजिनेट होके आया है वो ऑर्गन, इसलिए वो एंडोडर्मल है। एक्टोडर्मल का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो स्किन, जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है, दैट इज योर एक्टोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आपका हार्ट है। अब ये ओरिजिन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ हार्ट के बारे में। एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिखा हुआ है हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्मली, ठीक है, मीजोडर्मली डिराइव्ड। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है क्या, क्योंकि कहीं पे भी एम्ब्रियो से फीटस का कैसे बनना होता है, कैसे 3 लेयर में डिवीजन होता है, ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब ये है कि अगर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा था वो 3 लेयर में सेल्स को डिवाइड कर देता है, और जो बीच वाली लेयर है उससे आपके मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स आते हैं इंक्लूडिंग योर हार्ट, ठीक है। तो हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक है। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो हार्ट की लोकेशन की अगर हम बात करें तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, हार्ट हमारा थोरासिस कैविटी में लोकेटेड है, ऑब्वियसली, है ना। हार्ट लोकेटेड है हमारा थोरासिस कैविटी में। हार्ट के साइज की बात करें तो क्या है साइज हार्ट, क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट क्या है, क्लेंच्ड फिस्ट बेसिकली आप अगर अपना मुट्ठी बनाओगे तो उस मुट्ठी के साइज का आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट इज साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। अब जैसे लंग वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि उसके पास 2 कवरिंग है जिसको हमने प्लूरा बोला था, वैसे ही हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्ट की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अगेन पेरिकार्डियम इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन है तो बीच में क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन है तो बीच में फ्लूइड होगा, कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना, एक ही वर्ड से सब डिराइव हो रहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर आपको पेरिकार्डियम भी याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करना है, पेरी मतलब सराउंडिंग, ठीक है, कार्डियम मतलब हार्ट, है ना। तो पेरिकार्डियल मतलब द स्ट्रक्चर दैट इज सराउंडिंग द हार्ट, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक हार्ट का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अब हार्ट का डायग्राम अगर समझ में आए तो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है, अगर समझ ना आए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है वो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले सिंपल लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, या तो वो मस्कुलर ओरिजिन का स्ट्रक्चर होगा या वो वैस्कुलर ओरिजिन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो जो लाइन डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो साइड बाय साइड अपने एनसीईआरटी के बुक में या फिर नोट्स में बना लीजिए, अपने समझने में आसानी होगा आपको, ठीक है। तो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसने हार्ट को 4 चेंबर्स में डिवाइड कर रखा है, 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले क्या है, ऊपर वाला चेंबर लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, ऊपर नीचे वाला चेंबर लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, ठीक है। अब ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको वो क्या है, वो एक ओपनिंग है, राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए एक ओपनिंग है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के लिए एक ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग को किसने गार्ड कर रखा है, वैल्व्स ने। लेफ्ट साइड में कौन सा वैल्व है, बाइकस्पिड वैल्व, ठीक है। राइट साइड में कौन सा वैल्व है, ट्राइकस्पिड वैल्व, करेक्ट। दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम दिखाई देगा, सेप्टम मतलब सेपरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर, क्या है ये, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ऐसे ही 2 एट्रिया के बीच में भी दीवार है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो ये है आपका मोटा मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हार्ट का। वी हैव लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ट्राइकस्पिड वैल्व एंड बाइकस्पिड वैल्व। नाउ लेट्स मूव टू द वैस्कुलर स्ट्रक्चर। अगेन एक सिंपल लाइन डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए।
तो इस लाइन डायग्राम में अब देखेंगे कि कौन सी वेसल्स अंदर आ रही है, कौन सी वेसल्स बाहर जा रही है। अब समझने के लिए इतना समझो कि जो भी वेसल्स टू हार्ट आती है, मतलब बाहर से आउटसाइड टू हार्ट, ये क्या है, हमारी वेन्स है। अब जो भी वेसल्स हार्ट टू आउटसाइड, मतलब हार्ट से बाहर निकलती है, वो हमारी सारी की सारी आर्टरीज है। ठीक है, तो अब ये ऐसे याद रखना है कि जो वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही है, जो वेसल्स हार्ट से बाहर जा रही है, तो हार्ट से बाहर जाने वाली आर्टरीज है, हार्ट की तरफ आने वाली वेन्स हैं। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से याद नहीं रखना। यूजुअली लोग कैसे याद रखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज में है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में है। सही है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सही है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी में उल्टा हो जाता है। तो रादर देन कॉम्प्लिकेटिंग इट बाय रिमेंबरिंग ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, इट इज़ बेटर टू रिमेंबर कौन सी वेसल्स हार्ट से निकल रही हैं और कौन सी वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही हैं। ठीक है, हार्ट से निकल रही मतलब हार्ट को पंप करना पड़ेगा, हार्ट हैज़ टू पंप, है ना। अब पंप जो है वो वेंट्रिकल्स करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल और राइट साइड का वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब ये कि जो आर्टरीज है वो हमेशा वेंट्रिकल से निकलेंगी, है ना। आर्टरीज मैंने बोला हार्ट टू आउटसाइड, तो ब्लड इज मूविंग आउट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जब पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, वो कौन सी आर्टरी में पंप करेगा, एओर्टा में पंप करेगा। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा वो किस में पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा वो। पल्मोनरी आर्टरी नाम से पता चल रहा है कहाँ जा रही है, ये लंग्स में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टरीज। अब वैसे ही क्या करो, वेन्स को समझो। वेन्स क्या है, दे आर कमिंग टू हार्ट। ठीक है, तो जो आपके एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, दे विल रिसीव द ब्लड थ्रू वेन्स। तो राइट साइड में जो वेन आ रहा है वो क्या है हमारा, वीना कावा। वीना कावा, इट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। वैसे एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। ठीक है, नाउ दिस पल्मोनरी वेन इज कैरिंग व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टरीज और वेन्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट की तरीके से याद नहीं रखना है। कौन सा वेसल हार्ट के अंदर आ रहा है, कौन सा हार्ट से निकल रहा है, वैसे याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसमें लिखा है वेना कावा और पल्मोनरी वेन, एओर्टा, आर्टरी, तो आपको पता है क्या है आंसर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। सो राइट साइड में पूरा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में पूरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और बीच में ये जो वॉल है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखिए। इसकी वजह से देयर इज नो मिक्सिंग। ठीक है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहीं पे एक छोटा सा नोट आपको डबल सर्कुलेशन पे भी मैं बता दूं। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो जो सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में होता है वो एक डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन मतलब एक पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रहा है और दूसरा एक सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, सो देयर आर टू सर्कुलेशन दैट आर गोइंग ऑन साइड बाय साइड। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है किस में, जैसे आपको यहाँ पे बताया मैंने क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से ब्लड को क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया तक आपका क्या है, ये पूरा का पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। नाउ लेट्स मूव टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा। एओर्टा से पूरे बॉडी में जाएगा। बॉडी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन था वो यूज़ हो जाएगा, तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन होने के बाद बॉडी से ब्लड कहाँ पे आएगा, वीना कावा। वीना कावा से कहाँ पे जाएगा ब्लड, जस्ट टू कंप्लीट दिस एंटायर सर्किट, वीना कावा से वो ब्लड वापस जाएगा राइट वेंट्रिकल में एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन विल स्टार्ट। सो दिस इज योर
सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक बार में ह्यूमन बॉडी में देयर इज 2 सर्कुलेशन गोइंग ऑन, 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, 1 सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड इफ यू सी देयर इज नो mixing of blood happening. That is why we say human body or human circulatory system is a double circulatory system. ठीक है, तो दैट इज़ योर एंटायर डायग्राम, जो 2 लाइन डायग्राम की मदद से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एक हमारे पास नोडल टिश्यूज़ भी होते हैं। नोडल टिश्यूज़ अब आपको जो मेन डायग्राम है उसमें बताऊंगा। तो लेट्स फर्स्ट मार्क जो भी हमने अभी तक पढ़ लिया लाइन डायग्राम में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एट्रिया के बारे में। कौन सा एट्रिया है? सॉरी, लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया के नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं एक बार मार्क करने के बाद मिटा भी दूंगा वरना वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में कौन सा वाल्व था? बाइकस्पिड वाल्व, है ना, ये हमने पढ़ा। नाउ लेट्स मूव टू द राइट साइड। राइट साइड में क्या है? राइट एट्रिया। उसके ठीक नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। करेक्ट। और ये जो वाल्व है वो क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। करेक्ट, करेक्ट। अब आ जाओ बीच में, ये क्या है? वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम क्या था? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम इस डायग्राम में दिख नहीं रहा। तो ये है आपका कंप्लीट मस्कुलेचर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अलग से बताई गई है जो लाइन डायग्राम में नहीं बताया था, वो है ये प्रोजेक्शंस। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं, नाम याद रखना, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, कॉर्डे टेंडिने। व्हाट आर दीज कॉर्डे टेंडिने? कॉर्डे टेंडिने आर नथिंग बट दीज एक्सटेंशंस दैट आर गोइंग टू होल्ड द वाल्व। अगर कॉर्डे टेंडिने नहीं होंगे, इफ दीज कॉर्डे टेंडिने स्नैप एंड दे आर नॉट देयर, देन द वाल्व वुड बी वेरी लूज। अगर वाल्व लूज हो जाएगा तो क्या होगा? जब भी वेंट्रिकल पंप करेगा, वेंट्रिकल पंप करेगा तो अपने सारे वॉल से प्रेशर लगाएगा। जब वॉल से प्रेशर लगाएगा तो जो ब्लड है यहाँ पे, इफ़ देयर इज़ ब्लड देन ब्लड विल ट्राई टू बैक फ्लो। ठीक है, एंड अगर ये कॉर्डे टेंडिने अच्छे से लगे नहीं है, दे आर स्नैप्ड और दे आर लूज, तो वाल्व क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ भी खुल सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ खुल गया तो दैट इज़ रॉन्ग ना, क्योंकि वाल्व को सिर्फ नीचे की तरफ खुलना है, तभी ब्लड सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, दोनों साइड में, है ना। अगर वाल्व वापस ऊपर की तरफ खुल गया तो जब वेंट्रिकल पंप करने की कोशिश कर रहा है ब्लड, तो रादर दैन गोइंग इन टू द आर्टरीज, इट विल गो वेयर? इट विल गो बैक इन टू द एट्रिया। ठीक है, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए इन वाल्व्स को टाइट रखने के लिए कॉर्डे टेंडिने ने वाल्व्स को पकड़ के रखा है। ठीक है, सो दैट इज योर मस्कुलर पार्ट ऑफ द हार्ट। नाउ लेट्स इरेज दिस एंड स्टार्ट विद द वैस्कुलर पार्ट ऑफ द हार्ट। वैस्कुलर पार्ट ऑफ द हार्ट में मैंने क्या बताया आपको? एट्रियाज याद रखने और वेन्स याद रखने, सॉरी आर्टरीज याद रखने और वेन्स याद रखने, माय मिस्टेक, आर्टरीज और वेन्स याद रखनी है। तो आर्टरीज क्या है? जो ब्लड ले जा रही हैं। वेन्स क्या है? जो ब्लड ला रही है। तो राइट साइड में वेन्स क्या है? ये बड़ा सा मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, वीना कावा। ठीक है, तो वीना कावा क्या कर रहा है? ब्लड वो हार्ट के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट साइड में क्या बताया था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या? लंग से, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी वेन। सी दिस इज़ द कन्फ्यूजन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है। तभी मैं बता रहा हूँ जो लेके आ रहा है वो क्या है? वेन है। जैसे मैंने लेके आ रहा बोला, स्ट्राइक हो गया वो, इट शुड बी अ वेन। ठीक है, तो इट इज़ अ पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहा है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, अब देखो राइट साइड से ये ब्लड वेसल में जा रहा है, तो राइट साइड से ब्लड वेसल में जा रहा है, कहाँ पे जाएगा? राइट साइड से लंग में जाएगा। लंग मतलब ये क्या है? पल्मोनरी, है ना। और हार्ट से निकल रहा है ब्लड, मतलब क्या है? ये आर्टरी है। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब वैसे ही जो लेफ्ट साइड है, लेट मी चेंज द कलर वंस, जो लेफ्ट साइड है, ये जो ब्लड पंप करेगा वो पीछे पीछे से जाएगा। ठीक है, दिस आर्टरी इज एक्चुअली कनेक्टेड लाइक दिस, जो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि उन्होंने क्रॉस सेक्शन करके दे दिया, हार्ट को काट के दिखाया ना डायग्राम में, इसलिए आर्टरी दिख नहीं रहा, वरना दिस आर्टरी इज कम्प्लीटली कनेक्टेड लाइक दिस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इस आर्टरी के थ्रू निकलेगा। कौन सा आर्टरी है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, एओर्टा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी बता दिया, पल्मोनरी वेन बता दिया, एओर्टा बता दिया, वीना कावा बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैस्कुलर सिस्टम। अब इसके अलावा जो एक नोडल सिस्टम की बात करा, तो जो मैंने लाइन डायग्राम में आपको एक्सप्लेन नहीं किया, उस पर चलते हैं। तो व्हाट इज़ द नोडल सिस्टम? बेसिकली हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब वो खुद एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने का मतलब क्या है? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब यह है कि अपना इम्पल्स
वो खुद जनरेट करेगा। इम्पल्स जनरेशन होने के बाद वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन भी खुद ही करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट को बाहर से कोई सिग्नल आने की ज़रूरत नहीं है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं। हाँ, हार्ट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग सिग्नल्स आते हैं कि हार्ट रेट बढ़ाना है, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्शन से पहले सिग्नल नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली रिदम कंट्रोल, रेट कंट्रोल के लिए सिग्नल बाहर से आता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल बाहर से, इम्पल्स बाहर से नहीं आता है। तो ये जनरेट कहाँ पे होता है? ये जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट कहाँ पे होता है? इन द नोडल टिश्यूज। अब नोडल टिश्यूज कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, नोडल टिश्यू इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड मस्कुलर टिश्यू ओनली। ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर। तो ये जो पहले आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको येलोइश, ये है आपका SA नोड। SA नोड का दूसरा नाम क्या है? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, दिस इज एक्चुअली द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या है, तो याद रखना वो है SA नोड। SA नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो SA नोड इम्पल्स जनरेट करता है, और वो इम्पल्स कहाँ जाता है? हमारा ये जो दूसरा नोड दिख रहा है, ये क्या है? हमारा AV नोड। तो वो इम्पल्स जो SA नोड ने जनरेट किया वो जाता है AV नोड में। अब AV नोड से वो इम्पल्स ट्रैवल करता है कहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। अब ये बीच में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिस से फिर ये इम्पल्स फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल में ऐसे फैल जाते हैं। तो वेंट्रिकल में जो फाइबर्स फैल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम? पर्किंजी फाइबर्स। पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो इम्पल्स हमारा SA नोड जनरेट करेगा, इम्पल्स हमारा SA नोड ने जो जनरेट किया वो सबसे पहले AV नोड में जाएगा, और जब AV नोड में गया है वो सारे के सारे एट्रिया में फैलेगा। इट विल स्प्रेड इन द एट्रिया। AV नोड से इट विल स्प्रेड इन एट्रिया, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो इम्पल्स AV नोड से कहाँ जाएगा? वो AV नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगा, फिर वो पर्किंजी फाइबर में जाएगा, और पर्किंजी फाइबर पूरे वेंट्रिकल में उसको स्प्रेड कर देगा। तो जब पूरे वेंट्रिकल में वो स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होगा? फिर हमारा वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो SA नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, और वो फिर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर पूरा का पूरा मसल्स डीपोलराइज होंगे और वापस SA नोड एक नया इम्पल्स जनरेट करेगा। सो दैट इज योर कंप्लीट साइकिल थ्रू विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो ये है आपका पूरा का पूरा हार्ट का डायग्राम। आई नो थोड़ा लेंदी है, इस चैप्टर के सारे डायग्राम्स जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने में, ताकि आप लोग को समझ आए। NCERT जब आप पढ़ोगे इसके बाद आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा। और जो नोट्स इस डायग्राम के साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है, उसमें भी ये सारी चीज़ें इसी तरीके से एक्सप्लेन की है मैंने। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन, जो मैंने पिछले डायग्राम में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। सो बेसिकली जो ऊपर है ये क्या है? हमारा ये लंग्स है, बीच में क्या है? ये हमारा हार्ट है, और सबसे नीचे क्या है? हमारा बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे नीचे हमारा बॉडी पार्ट्स है। लेट्स लॉक दिस डायग्राम बिफोर इट मूव्स। ठीक है, तो सबसे नीचे बॉडी पार्ट्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा राइट वेंट्रिकल है, लेट्स जूम इट इवन मोर। हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो पल्मनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया किस में? इनटू पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, सो दिस इज योर पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है कहाँ पे? लंग्स में। सो दिस इज योर लंग्स। ठीक है, लंग्स की कैपिलरीज दिखा रही है। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट, अब वो हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लिए कौन लेके जा रहा है? पल्मनरी
वेन। पल्मनरी वेन कहाँ तक जा रहा है? पल्मनरी वेन ब्लड लेके जा रहा है लेफ्ट एट्रिया तक, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से वो ब्लड फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हमारा, एओटा है ये सबसे पहले जो आएगा, और एओटा से ब्रांचेस निकलेगी, तो ये हमारा सिस्टमिक आर्टरी बोल सकते हो इनको, सिस्टमिक आर्टरीज, जो पूरे के पूरे बॉडी में फैलेगा, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, जो कि हमारा लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ले जा रहे हैं कहाँ पे? बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा, तो जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा तो क्या निकलेगा? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, है ना। अब जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी की वेन्स लेके जाएंगे वापस हार्ट में, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वेन है वो क्या है? वीना कावा, ठीक है। वीना कावा लेके कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड वापस जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल वापस पंप कर देगा, ठीक है। सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक जो चल रहा है वो क्या है? हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, करेक्ट। और जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक चल रहा है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया तक चल रहा है, वो क्या है? हमारा पल्मनरी सर्कुलेशन है। सो क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन साइड बाई साइड चल रही है, और देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी हैव अ डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास डबल सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अगर पूछा कि डबल सर्कुलेशन किस किस में होता है, तो रिमेंबर ह्यूमंस में, बेसिकली मैमल्स में सारे के सारे डबल सर्कुलेशन होता है। ईवीज मतलब बर्ड्स में भी हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस डायग्राम विच इज शोइंग वेरियस ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल ब्लड वेसल, इसमें सेल्स बनाए नहीं है तो मैं ऊपर से बना रहा हूँ, ये जो सिंगल सेल्ड ब्लड वेसल दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट अ कैपिलरी, ठीक है। अब कैपिलरी होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन सर्कुलेशन वो एक क्लोज्ड सर्कुलेशन है। क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन बेसिकली वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड कहीं पे भी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, है ना। बेसिकली ब्लड हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसी के अंदर ट्रैवल कर रहा है, इनसाइड ब्लड वेसल्स, ऑलवेज इनसाइड ब्लड वेसल्स, है ना। और जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, जो चीज़ें टिश्यूज़ को चाहिए, सिर्फ वो निकल रही है। इसीलिए कैपिलरीज इंपॉर्टेंट है। कैपिलरीज क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है। थिन वॉल्ड है तो इसके थ्रू डिफ्यूजन ईजी होता है, ठीक है। अगर आप आर्टरी के थ्रू डिफ्यूजन की बात करोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत थिक लेयर है। देखो बीच में जो हाईलाइट किया दैट इज़ द ल्यूमेन, एंड दिस इज़ वेरी थिक। इतने थिक से आप डिफ्यूजन नहीं करा सकते। कैपिलरी में देखो बीच का जो है वो ल्यूमेन है और वॉल कितनी थिन है, because it is very thin, that is why diffusion is possible and things can diffuse out even in a closed circulation, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस दिखाने के लिए इन्होंने दोनों डायग्राम दे रखा है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें 3 लेयर्स होती है। हर ब्लड वेसल में देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है। बेसिकली आर्टरीज एंड वेन्स की बात करें, कैपिलरीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 3 लेयर्स इन आर्टरीज एंड वेन्स। क्या क्या होता है? ट्यूनिका इज बेसिकली द टर्म दैट इज यूज फॉर ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका इंटिमा जो सबसे अंदर है, फिर क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया जो बीच में है, और जो सबसे बाहर है वो क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। अब इसमें इंटिमा तो क्या है? एंडोथीलियम है। रिमेंबर एंडोथीलियम क्या बताया था? एंडोथीलियम कहाँ बताया था? एंडोथीलियम पहले एंडोथीलियम में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वेलाई में बताया था। एक लेयर एंडोथीलियम है, कैपिलरी एंडोथीलियम। व्हाट इज एंडोथीलियम? इट इज़ बेसिकली द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है दैट इज़ योर एंडोथीलियम। दिस इज़ योर सिंपल एंडोथीलियम, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर कुछ नहीं है बट एंडोथीलियम है। मीडिया में क्या है? स्मूथ मसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैव स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मतलब दे आर नॉट इन योर वॉलंटरी कंट्रोल, करेक्ट। तो स्मूथ मसल जो है वो आर्टरीज का दे आर थिक। तो जो ट्यूनिका मीडिया आपको दिख रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, दिस इज नथिंग बट योर ट्यूनिका मीडिया, एंड इट इज़ वेरी थिक इन आर्टरी एज यू कैन सी। और ये थिक होना भी चाहिए आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड ऑलवेज ट्रैवल इन हाई प्रेशर। ब्लड ट्रैवल्स इन हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर में है? बिकॉज आर्टरीज में ब्लड कहाँ से आ रहा है? ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट, एंड हार्ट पम्प्स द ब्लड, ठीक है। पम्प्स मतलब वो फोर्स से बाहर फेंक रहा है, हाई फोर्स एंड हाई प्रेशर। क्योंकि वो फोर्स से बाहर प्रेशर फेंक रहा है, तो वो जो ब्लड बाहर निकल के आ रहा है हार्ट से, वो जो ब्लड वेसल की वॉल से उसमें प्रेशर लगाएगा,
ठीक है। अब अगर ये थिक वॉल्ड नहीं होगा, है ना, इसमें मसल्स नहीं होगा और ये थिक वॉल्ड नहीं होगा, तो इस प्रेशर से क्या है, ब्लड वेसल फट सकता है, इट कैन रप्चर। ठीक है, तो ताकि ये रप्चर ना हो एक काउंटर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये काउंटर प्रेशर कौन लगाता है, हमारा ट्यूनिका मीडिया लगाता है, जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है ना। अब जब ये काउंटर प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, ये रप्चरिंग प्रिवेंट हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा आर्टरी है उसमें ट्यूनिका मीडिया इज़ वेरी थिक, थिक इन आर्टरीज। अब वहीं पे वेन्स में आओगे तो आप देखोगे ये काफ़ी थिन है ना। वेन्स में ये थिन है, क्यों? क्योंकि वेन्स में क्या होता है, थिन मीडिया, ट्यूनिका, थिन ट्यूनिका मीडिया। क्यों थिन होता है? बिकॉज वेन्स में लो प्रेशर में ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, लो प्रेशर ब्लड। क्यों लो प्रेशर है? क्योंकि देखो हार्ट ने प्रेशर जनरेट किया, वो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में फैला, फिर टिश्यू तक पहुंचा। अब टिश्यू से जो ब्लड निकल रहा है वो हाई प्रेशर में क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू में कहीं पे भी पंप नहीं है ना। अगर पंप नहीं है तो वो नॉर्मल प्रेशर में निकलेगा, लो प्रेशर में निकलेगा। अब लो प्रेशर में जो ब्लड निकलेगा उसमें क्या चाहिए हमको? उसमें हमें थिक वॉल नहीं चाहिए, उसमें हमें कैविटी बड़ी चाहिए, ल्यूमेन बड़ा चाहिए। जो बीच में है वो है ल्यूमेन। इसमें भी जो बीच में पिंक से हाईलाइट कर लिखा है वो क्या है? ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो वेन्स में क्या है, बेसिकली आपका ट्यूनिका मीडिया थिन है। ठीक है, तो डायग्राम अगर आप देखोगे उसमें दिखा रखा है कि जो ल्यूमेन है सेंटर का, दैट इज स्मॉल इन आर्टरी बट ट्यूनिका मीडिया इज थिक, एंड जो ल्यूमेन है वेन्स का, दैट इज बिग इन वेन्स, दैट इज बिग, बट जो ट्यूनिका मीडिया है दैट इज थिन। तो डिफ्रेंशिएट करने को अगर बोला कि आर्टरी, वेन, कैपिलरी में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएशन है। कैपिलरी सिंगल सेल्ड, ठीक है, ल्यूमेन आर्टरीज का छोटा होगा, वेन्स का बड़ा होगा, ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में थिक होगा, वेन्स में थिन होगा। Now let's move to the final diagram of the NCERT. Now this is a very small diagram but an important one. इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. That is your ECG, a standard ECG. अब ECG में सबसे पहले आता है P wave. ठीक है, दिस इज योर P wave. मैं साइड बाय साइड इवेंट क्या रहा है वो बताऊंगा. सो P wave में क्या होता है आपका? एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। तो बेसिकली एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसे नोड ने एक इम्पल्स जनरेट किया, द इम्पल्स ट्रैवल्ड टू एट्रिया, पूरे के पूरे एट्रियल मस्क्यूलेचर में, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड एट्रियल मस्क्यूलेचर में वो इम्पल्स फैल गया। अब पूरे के पूरे एट्रियल मस्क्यूलेचर में जब इम्पल्स फैला तो एट्रियल मस्क्यूलेचर अब क्या है? एक्साइटेड है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, कहीं पे भी याद रखना ECG क्या है? ECG इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ट, इलेक्ट्रिकल चार्ट ऑफ व्हाट? एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। सो बेसिकली हार्ट में जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना, वो हम ECG में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कहीं पे भी हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखते। ठीक है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज़ नॉट इक्वल टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अक्सर ये पहली बार जब आप ECG पढ़ते हैं कंफ्यूजन होता है कि P वेव इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करा, वो एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करा है। हाँ, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया एक्साइट होगा, एट्रिया एक्साइट होकर फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ P वेव। ठीक है, लेकिन P वेव का मतलब ये नहीं कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है वो, P वेव की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद क्या आएगा? QRS। ठीक है, तो QRS इज द नेक्स्ट वेव। तो QRS क्या दिखा रहा है अब? बेसिकली QRS। नो, QRS क्या दिखा रहा है? QRS आपका दिखा रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अगेन डीपोलराइजेशन दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या हुआ? SA नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, इम्पल्स AV नोड गया, AV नोड से वो कहाँ गया? बंडल ऑफ हिस गया, है ना, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से वो कहाँ गया? हमारा पर्किंजी फाइबर्स गया। करेक्ट, पर्किंजी फाइबर्स से वो पूरे मस्क्यूलेचर में फैल गया। तो जब पूरे मस्क्यूलेचर में फैला तो उसने मसल्स को क्या किया? एक्साइट किया। तो ये जो मसल्स एक्साइट हुए वो है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल के मसल्स जो एक्साइट हुए वह है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो कर रहा है। ड्यू बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब फाइनली आएगा हमारा T वेव। ठीक है, T वेव, T वेव क्या बता रहा है आपका? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन मतलब क्या था? इट वाज गेटिंग एक्साइटेड। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा? इट विल गेट डी एक्साइटेड। डी एक्साइटेड मतलब
जब भी आप कहीं पे खेलने जाते हो बाहर सपोज, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, तो आप खेलते हो उसके बाद थक जाते हो, फिर थक के वापस आते हो रूम के अंदर। जब रूम के अंदर वापस आओगे उसके बाद बोलेगा कोई कि चलो वापस खेलते, तो आप खेलने जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी है ना। तो जब पूरी एनर्जी ड्रेन करती है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वापस वो एनर्जी जनरेट करने में। तो वही है डी एक्साइटेशन, मतलब अभी अभी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वेंट्रिकल ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वापस सिग्नल आने पे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या है आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, उसे थोड़ा टाइम लगेगा कि वापस सिग्नल आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे। सो दैट इज़ योर टी वेव। अब जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे ईसीजी का, ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ईसीजी, ठीक है, स्टैंडर्ड ईसीजी। अब मैं ये स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, आई थिंक दूसरी बार बता रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड ईसीजी स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ईसीजी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी डायग्राम दिया गया है दैट इज़ अ डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है वो। सो बेसिकली ईसीजी में अलग अलग लिड्स लगते हैं। तो ये जो डायग्राम बनाया है स्टैंडर्ड ईसीजी, दिस इज विथ लिम्ब लिड्स, ठीक है। लिम्ब लिड्स क्या लगते हैं, इन योर लिम्स ये अप्लाई होते हैं। कहाँ कहाँ पे, 3 लिम्ब लिड्स होते हैं, लेफ्ट रिस्ट में लगता है, राइट रिस्ट में लगता है और लेफ्ट एंकल में लगता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे लिम्ब लिड्स है। तो अगर सिर्फ ये 3 लिड्स आप लगाओगे तो जो ईसीजी मिलेगा वो ये ईसीजी, एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड ईसीजी। अब क्योंकि हमें और अच्छे से हार्ट का एनालाइज करना है, इसीलिए हमारे पास प्रीकॉर्डियल लिड्स भी होते हैं। प्रीकॉर्डियल लिड्स क्या होते हैं, दिस इज समथिंग मोर देन एनसीईआरटी, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रीकॉर्डियल मतलब प्री मतलब सामने, कॉर्डियल मतलब चेस्ट, ठीक है। तो ये लिड्स कहाँ लगती है, चेस्ट में लगती है। और कितनी होती है, टोटल ऑफ 6, फ्रॉम V1 टू V6। तो अगर आप ईसीजी देखोगे तो ईसीजी सिर्फ एक सिंगल ईसीजी नहीं निकलता कभी, वो हमेशा पहले तो लिम्ब लिड्स की ईसीजी निकलेगी, उसके बाद V1 टू V6 की ईसीजी लगेगी, ठीक है। सो दैट इज़ योर कंप्लीट ईसीजी एनालिसिस दैट हैपन्स, बट द एनसीईआरटी इज मेकिंग इट सिंपल फॉर यू। सो जस्ट स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ना है और उसमें भी हर एक वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो पता होना चाहिए। पी वेव जैसे मैंने बताया क्या है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पी वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। So that is the entire diagram, all the diagrams in this chapter. I hope you find the video helpful, and if you have any comments you can let us know down in the comment section. I would be starting a Telegram group and a WhatsApp group soon to help you guys solve your queries, and I will be starting live lectures where we will just be solving queries, not the entire chapter. You have to read the NCERT along with it, of course, and the notes that I've provided with this video in the description and in the comment section. Go and download those notes. I've put in a lot of effort into making those notes, so I hope you find it helpful. So that would be all. I'll see you guys in my next video. Thanks guys, bye bye.